नमस्कार। सवाल तो बनता है मैं आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। यूपी का राजा बनाएंगे दिल्ली के महाराजा, इसको लेकर की यूपी से लेकर कि दिल्ली तक बैठकों का दौर चल रहा है। यूपी में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद अब बारी है योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण की। होली के बाद योगी आदित्यनाथ सीएम पद की शपथ ले सकते हैं, लेकिन यूपी में अभी योगी कैबिनेट पर भी पेंच फंसा हुआ है। किन किन नए चेहरों को योगी मंत्रिमंडल में लाना है, किन को बाहर किया जाएगा, इनको लेकर के केंद्रीय नेतृत्व लगातार बैठक के जरिए विचार विमर्श मंथन करने में लगा हुआ है। अब हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली जाकर के पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत कई दिग्गज नेताओं के साथ मुलाकात की है और एक बार फिर से दिल्ली में कल यूपी बीजेपी के नेताओं को बुलाया गया है। अब बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह सभी के साथ बैठक करने वाले हैं, जिसमें मंत्रिमंडल विस्तार, सरकार गठन, इन सभी पर मंथन होगा। तो अब दिल्ली में क्या सरकार के जो गठन का प्लान है वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है। होली के बाद अब योगी का जो राज तिलक है उसको करने की तैयारियां पूरी हो गई हैं। योगी आदित्यनाथ की टीम का खाका क्या होगा, ये सवाल अभी लोगों के जहन में है और सबसे अहम इसमें यह है कि किसको जगह इस बार मिलेगी, कौन इस बार कैबिनेट में जगह बना पाएगा और किसको इस बार सरकार के अंदर जगह नहीं मिलेगी। इसको लेकर के भी जो चर्चाओं का दौर है वो लगातार शुरू हो गया है। बहुत सारी चर्चाएं उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय आप देख रहे हैं कि लगातार हो रही हैं। 3 उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं, ये चर्चा बहुत जोर शोर से आपने देखा। इसके अलावा विधानसभा के अंदर स्पीकर कौन होगा, इसको लेकर के चर्चा। कैबिनेट के अंदर कैबिनेट स्तर के मंत्रियों को किसको बनाया जाएगा, इन बातों को लेकर के चर्चा। और जो सबसे अहम होता है कि सभी जो सहयोगी हैं उनको साथ में किस तरह से लेकर के चलेंगे और उनको किस तरह से साधा जाएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। क्योंकि जिन पार्टियों के साथ चुनाव को लड़ा गया है उनको भी किस तरह से इसके अंदर प्रतिनिधित्व दिया जाता है, निगाहें उस पर भी रहेंगी। और साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ की इस बार 2.0 किस तरह की रहने वाली है यह सरकार, इसका कैबिनेट का क्या होगा स्वरूप, ये सब अभी भविष्य के गर्त में है। लेकिन विचार विमर्श और मंथन का दौर चल रहा है। कुछ खबरें लगातार सूत्रों के हवाले से बाहर आ रही हैं, उन नाम को लेकर के कई चर्चाएं इस समय आप देख रहे हैं कि लगातार तमाम प्लेटफॉर्म पर आपको दिख रही हैं। लेकिन अभी इस पर ऑफिशियल जब तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसको डिक्लेयर नहीं किया जा सकता है तब तक उसको सिर्फ चर्चा तक ही अभी लोग सीमित रख रहे हैं। लेकिन हाँ, जो कयास हैं उसमें बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स को जोड़ा जा रहा है। लेकिन अब इस बार का जो योगी 2.0 का मंत्रिमंडल होगा वो किस प्रकार का होगा, इस पर सबकी निगाहें हैं। चूंकि बहुमत के साथ सरकार बना रही है उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी, और ऐसे में अब मंत्रिमंडल कैसा होगा, उसमें कैबिनेट में कौन होगा, क्या इस बार डिप्टी सीएम का फॉर्मूला चलेगा और अगर रहेगा तो उसमें कितने डिप्टी सीएम होंगे, ये सवाल लोगों के जहन में है। सहयोगी पार्टियों को किस तरह से साधेंगे, ये भी सवाल लोगों के जहन में है। और इस बार प्राथमिकताएं क्या रहने वाली हैं और किस तरह से सभी को साधा जाएगा, और क्या ये जो मंत्रिमंडल इस समय गठित होगा इसका रिफ्लेक्शन आपको 2024 को ध्यान में रखते हुए भी दिखेगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अब 2024 में भी समय ज्यादा नहीं है और सभी को साथ लेकर चलना ये उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 24 में भी अभी इन सब सहयोगियों की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को रहेगी। तो कुल मिलाकर के लोगों के जहन में सवाल हैं, मंत्रिमंडल को लेकर के सवाल हैं। कुछ सवाल इस समय ये भी हैं कि आखिर किस तरह से इस बार क्या नए चेहरों को भी तरजीह मिलेगी। बहुत सारे आपने देखा है कि जो मंत्री हैं वो इस बार के चुनावों को भी हारे हैं, तो उसमें भी क्या परिवर्तन होगा। बड़े चेहरों को भी आपने इस बार चुनाव में शिकस्त खाते हुए देखा है, तो उनकी जगह पर क्या कोई रिप्लेसमेंट होगा या उनको दोबारा से जगह मिलेगी, उनको एमएलसी के जरिए पहुंचाया जाएगा। तमाम ऐसी चीजें जो कि इस समय चर्चा में लगातार बनी हुई हैं। लेकिन कुल मिलाकर के जो एक विषय सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि इस बार किसको एंट्री मिल रही है, किसको आउट किया जा रहा है और इस बार का 2.0 किस तरह का रहने वाला है, ये सबसे अहम है। तो कुल मिलाकर के बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन अभी दिल्ली में रह के आए हैं। इसके अलावा एक बार फिर से कल यूपी के जितने भी नेता हैं सभी को बुलाया गया है, अमित शाह के साथ, इसके अलावा जेपी नड्डा के साथ सभी की बैठकें होनी हैं, उनके साथ चर्चा होनी है। तो कुल मिलाकर जो प्रारूप है, जो खाका है, यह मान के चलिए कि तैयार हो चुका है। और होली के बाद जब शपथ होगा तो उस समय आपको ये दिखेगा कि जगह किसको इस बार मंत्रिमंडल के अंदर मिल रही है, कौन वो चेहरे होंगे जिनको इस बार योगी कैबिनेट में आप देख पाएंगे या मंत्रिमंडल के अंदर आप देख पाएंगे, और सहयोगियों को कितना प्रतिनिधित्व इस बार मिलेगा, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण रहेगा।
और चलिए आज तो सवाल तो बनता है कि शुरुआत करते हैं। सभी मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। रमेश ठाकुर जी हमको ज्वाइन कर रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रमेश ठाकुर जी बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। संजय राणा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। संजय राणा जी आपका भी स्वागत है। मलिक जावेद अंसारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। मलिक जावेद अंसारी जी आपका भी स्वागत है। रोहित अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं आरएलडी के। रोहित अग्रवाल जी आपका भी स्वागत। और अशोक यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व मंत्री हैं समाजवादी पार्टी के। अशोक यादव जी आपका भी स्वागत है। और कुछ देर में विकास शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। चर्चा को वहीं से हम लोग और थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले आज मैं रमेश ठाकुर जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगा, एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते, क्योंकि चर्चाएं हम लोगों ने देखा कि बहुत ज्यादा हैं इस समय। मंत्रिमंडल कैसा होगा, क्योंकि बहुत बड़े चेहरों को भी हमने देखा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की उनको शिकस्त देखनी पड़ी है। 2.0 योगी सरकार का और जिन नामों को लेकर के चर्चा है, आपको कैसा नजर आ रहा है? और आपका पहला रिएक्शन मैं इसी पर चाहूंगा कि इस बार क्या कुछ तब्दीली की गुंजाइश आपको लग रहा है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इस बार हमको दिखेंगी रिफ्लेक्ट होती हुई इस बार योगी 2.0 के अंदर? रमेश जी आपका पहला रिएक्शन चाहूंगा मैं इस पर। देखिए अतुल भाई, हमें 2-3 दिन से देख रहे हैं जो दिल्ली में हलचल हो रही है। कल तक योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली में थे, वो चले गए हैं 3 दिन। अब तक वो गोरखपुर में रहेंगे। उसके बाद में फिर तरसों उनको फिर तलब करा जा रहा है। यहाँ पे मंथन किया जा रहा है इस बार की मंत्रिमंडल में किनको रखा जाए, किनको ना रखा जाए। जाहिर सी बात है, एक समावेश होगा। बड़े कद के नेता इस बार आए हुए हैं, उनको जगह देनी पड़ेगी। ईडी के राजेश्वर सिंह आए हैं, अरुण असीम आए हैं, और इधर से बेबी रानी मौर्य भी हैं, और सलम मणि त्रिपाठी भी हैं। ये 5-7 नाम ऐसे हैं जिनको जगह मिलना ऐसा लग रहा है कि शायद जगह इनकी फिक्स हो चुकी है। लेकिन इसमें जगह में देखा जाए कि 11-12 नाम ऐसे हैं जो इनके मौजूदा समय के जो हार गए हैं। तो मुझे लग रहा है उनको वहां पे शिफ्ट करना आसानी होगी, ज्यादा इनको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात आके रुक रही है कि इस बार ये कहा जा रहा है, कल दिल्ली में जब योगी आदित्यनाथ थे, उनके टीम से हम लोग पूछ रहे थे, उनके लोगों से जब पूछ रहे थे, तो उन्होंने कहा हो सकता है इस बार 3 भी डिप्टी सीएम हो सकते हैं, हो सकता है डिप्टी सीएम 1 भी हो। तो इस तरह की भी अनुमान लगवाए जा रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है जो मंत्रिमंडल इस बार गठित होगा वो 2024 को केंद्रित और उस पर ध्यान में रख के किया जाएगा। क्योंकि अब पूरी जो कहानी है 2024 को देख के, और गुजरात जो चुनाव इस समय दिसंबर में आने वाला है, तो उन सबके समीकरण को साधने के लिए मुझे लग रहा है ये सारी चीजें की जाएंगी। लेकिन इतना आसान भी नहीं है कि हर वर्ग से, चाहे संजय निषाद की अपनी पार्टी है, उनका अपना प्रतिनिधित्व है, और अनुप्रिया पटेल का उनका भी अपना प्रतिनिधित्व है। तो सब लोगों को एक साथ में लाना और सबको खुश रखना, और सारे के सारे जनसमूह को एक साथ में और उनके सबको खुश करना, तो मुझे लग रहा चुनौती तो है। लेकिन ये पूरी तरीके से तय है, जो कुछ तय होगा वो सारे का सारा दिल्ली तय करेगा, दिल्ली से होगा। इस बात को लेकर कुछ लिस्टें जो हमें हमारे सूत्रों से पता चल रही, वो लखनऊ से भी आ रही हैं, दिल्ली से बन चुकी हैं। दोनों को मैच किया जाएगा। मुझे लग रहा है इसमें थोड़ा सा मंथन लगेगा। मुझे लग रहा है ये मंत्रिमंडल विस्तार इसलिए मंत्रिमंडल का जो इनको शपथ लेनी थी वो इसलिए लेट हो रही है। नहीं तो ये 16-17 में ये लोग कर देते। अब होली के बाद में 20, 21, 22, 25 तक भी ये मुझे लग रहा ये खिसक तक जा सकता है। संजय राणा जी आपका भी एक रिएक्शन चाहूंगा मैं। देखिए, ऐसा है कि ये जो चुनाव भी हुए हैं ये 2024 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो भी समीकरण और गणित बैठेंगे, चाहे वो आप कह लीजिए कि मंत्रिमंडल के हिसाब से हो, जातिगत मंत्रिमंडल के हिसाब से, उसको देख करके बनाए जाएंगे। देखिए, अभी है कि एक जो योगी आदित्यनाथ ठाकुर समुदाय से आते हैं, और 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने की बातें हो रही हैं। लेकिन क्या होगा उसी दिन पता चलेगा। वो सकते हैं एक ब्राह्मण चेहरा हो और एक दलित चेहरा हो। और रहा केशव प्रसाद मौर्य के, शर्मा जी, जो दिनेश शर्मा जी, इनको शायद हो सकता है प्रदेश में जो उनकी पार्टी है उसका दायित्व दिया जाएगा। और केशव प्रसाद मौर्य जी को हो सकता है राज्यसभा के थ्रू दिल्ली भेजा जाए, और क्योंकि कद्दावर नेता है, हो सकता है उनको दिल्ली में कोई मंत्रिमंडल दे दिया है, उनको इग्नोर नहीं किया सकता। लेकिन ये जो भी मंत्री बनेंगे, जो भी मंत्रिमंडल बनाएगा, इस गणित से बनाया जाएगा, इस चीज़ों को देख करके बनाया जाएगा कि 2024 में सबको साथ लेकर के, सबके समीकरण को बैठा करके मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। होपफुली 20 और 21 तारीख तक सारी चीजें पिक्चर क्लियर हो जाएंगी और शपथ ग्रहण हो जाना चाहिए। अशोक जी, देखिए इधर तो एक तरफ मंत्रिमंडल को लेकर के कवायद है, हालांकि उनके अपने पार्टी का विषय है, वो उसमें किस तरह से किनको जगह दे रहे हैं, किसको प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, ये तो वो बेहतर बताएंगे। लेकिन विपक्ष के तौर पर चूंकि जनता ने आपको भी चुना है, और विपक्ष की भूमिका को किस तरह से आप देखते हैं? क्योंकि इस बार मजबूत विपक्ष के तौर पर आपको जनता ने बिठाया है साथ में भारतीय जनता पार्टी के। तैयारियां आप लोगों की भी क्या हैं? क्योंकि किस तरह से आप लोग सरकार के गठन के बाद जो मुद्दे हैं जिनको लेकर आप लोग चुनाव में गए,
कंटिन्यू कैसे करेंगे, किस तरह से आप लोगों ने अपनी रणनीति को तैयार किया? आपका एक रिएक्शन मैं इस पे चाहता हूं अशोक जी। देखिए, अभी आपने कहा कि मुद्दा उनका है। दरअसल प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है, उसके जो मंत्री होते हैं उनकी कार्यशैली से मुद्दा पूरे प्रदेश की खुशहाली का और बदहाली का बनता है। पिछले 15 अगस्त को मैंने एक गजल का एक शेर कहा था कि जब तलक लब पे हमारे रोटी की फरियाद है, कैसे कह दूं है खुशहाली, मुल्क की आजाद है। लेकिन जिस तरह से 5 साल लगातार जितने मंत्री थे उनको कैद करके रखा गया कि पर हमारे काट कर वो शान से ये कह रहे, पर हमारे काट कर वे शान से ये कह रहे, उड़जा पंछी आसमां में अब तो तू आजाद है। आयुष भाई जी, मैं चूंकि सोशल आदमी हूं और देश के बड़े मंचों पे कविता पढ़ने जाता हूं, लाल किले वगैरह सब पे जाता हूं, मेरी बात होती है। जो नेता हमारे दूसरे हैं उनसे बात होती है। मैं बड़ा इस मामले में फ्री दिल का आदमी हूं। हमारे भाजपा के मित्र भी हैं, हमारे बसपा के मित्र भी हैं, बहुत से छोड़ के चले गए लेकिन आज हमारे मित्र हैं। जी जी, इतना जरूर है कि 5 साल में जो मंत्री थे इनके, उनको इतना अंडर मतलब कंट्रोल रखा गया, कैद में रखा गया कि ना ये बोलने लायक थे ना कुछ करने लायक थे। अब हमारा जो इटारगंज है, हमारा जो भरतना कस्बा है, यहाँ से रामशंकर कठरिया एमपी हैं। आप में से कोई आ जाए ये देख ले, 5 साल पहले जो हालत थी उसके बाद अगर मैंने कोई पुल बनवाया था, अपने अप्रोच से मिनिस्टर था मैं, तो उसकी वो अप्रोच नहीं बनी। मतलब पुल बन गया लेकिन सड़क जो किनारे वाली होती है वो 5 साल से वैसी पड़ी हुई है। तो ये निश्चित मानिए, ऐसा नहीं कोशिश नहीं की है, उनके बयान रोज आते रहते हैं। तो पूरे बीजेपी के मंत्रियों को अंडर कंट्रोल रखा गया, उनको काम करने नहीं दिया गया। मैं तो प्रदेश की खुशहाली के लिए ये चाहता हूं कि भाई अच्छा माहौल बने। ये जो बुलडोजर की बात करते हैं आजकल, बड़ा मुझे ताज्जुब लगता है। एक अखबार लिखता है कि बुलडोजर ने सबको रौंदा, ये नहीं लिखता है कि पर्दे के पीछे मायावती पिट गई, मायावती जी ने खेल कर दिया, मायावती ने सारा वो ट्रांसफर कर दिया। ये कोई नहीं कहता है, ये कहना चाहिए बुलडोजर का रोल क्या भाई। मैंने आपसे उस दिन भी कहा था, बुलडोजर किसी को अगर किसी की खराब बिल्डिंग को अवैध को तोड़ता है तो हमें क्या दिक्कत है। हम तो हमेशा ये कहते हैं संजय कि गुंडा को जेल में होने चाहिए। गुंडा हमारे पार्टी में आज कोई नहीं है। हमारे दल में पूरे जो टिकट बटे थे, कहां गुंडे थे उसमें, कहां अपराधी थे, कहां परिवारवाद था। आप मोदी का आज का मैंने भाषण सुना, अरे अब तो ये बातें छोड़ दो भाई, कहां परिवारवाद है। तो मैं ये चाहता हूं कि जो इनका बड़े उनका विषय नहीं है, ये पूरे प्रदेश का विषय है। अच्छे मंत्री बने, अच्छा काम करके दिखाएं, तब तो वो 2 साल बाद वोट मांग पाएंगे। हमने तैयारी शुरू इसलिए कर दी कि हमने आपसे कहा था 22 का रास्ता तो खोलना है। अशोक जी आपके लिए और हमारी आसान हो सीटें- जाएगा अगर वो अच्छे नहीं करेंगे, इसलिए तो मैंने कहा, ये तो उनकी पार्टी का अरे, विषय है भाई, वो जीत के नहीं पहुंच करेंगे। गए हैं। अरे मैंने इससे बड़ा क्या शेर पढ़ देंगे कि पद देने के बाद उनके पर काट देते हैं। जब पर काट देते हैं तो कुछ कर नहीं सकते वो। अरे हमको मालूम है, हमारे आसपास जो मिनिस्टर्स हैं कभी हमारे दल में रहा करते थे, जब पूछता हूं तो उनके बच्चों को मतलब वो इतने दुखी रहते हैं अपने, जो हमारे माननीय योगी जी रहे, इनके क्रियाकलाप से इतने दुखी थे। लेकिन भाजपा में तो टिकट चाहिए था, उन्हें फिर से मंत्री बनना था, तो वो सब कुछ कबूल करते हुए, सब कुछ सहन कर भाजपा में है और जीत के मंत्री बन जाएंगे। चलिए, अब विकास शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, मैं उनका भी एक बार रुक कर लेता हूं। विकास जी, एक तो देखिए मंत्रिमंडल को लेकर के इस समय बहुत चर्चाएं हैं, हालांकि मुझे पता है कि आप कहेंगे कि अभी थोड़ा इंतजार और कर लीजिए, लेकिन जो चर्चाएं हैं थोड़ा उस पर आपका एक रिएक्शन। चलिए मैं इस पर आऊंगा वापस, लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी है। 5 राज्यों में हार के बाद कांग्रेस ने एक बड़ा फैसला लिया है, ये बड़ी जानकारी है, और 5 प्रदेश अध्यक्षों से इस्तीफा मांग लिया गया है। यानी कि जिन जिन स्टेट्स में भी इलेक्शंस हुए हैं वहां के जो प्रेसिडेंट हैं उन सभी से इस्तीफा मांगा गया है। सोनिया गांधी ने इस्तीफा मांगा है, बड़ी जानकारी है। चुनाव हारने वाले राज्यों में कांग्रेस के अध्यक्षों से इस्तीफा मांग लिया गया है। इसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू से भी इस्तीफा मांगा गया है। तो 5 राज्यों में अभी जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस पार्टी को हार हुई है, और ऐसे में 5 राज्यों में हार के बाद अब कांग्रेस आलाकमान की तरफ से बड़ा फैसला किया गया है। 5 प्रदेश अध्यक्षों से इस्तीफा मांगा गया है। उसमें उत्तर प्रदेश, यहां पर भी कांग्रेस का जो प्रदर्शन रहा है, अजय कुमार लल्लू से इस्तीफा मांगा गया है। इस पर भी मैं रिएक्शन लूंगा क्योंकि कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं, लेकिन उस तो कांग्रेस की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है। यूपी प्रदेश अध्यक्षों से सोनिया गांधी ने यह इस्तीफा मांगा है। यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू से भी इस्तीफा देने को कहा गया है। यह बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं।
रजत राकेश टंडन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकल एडिटर है, मैं उनका रुख कर लेता हूं। रजत राकेश, किस तरह से देख रहे हैं, बड़ा फैसला लिया गया है, पांचों राज्यों में जो भी कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं उनसे इस्तीफा मांगा गया है। बिल्कुल, देखिए, और कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जितने सदस्य थे, अधिकतर सदस्यों ने ये मांग उठाई थी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें बड़े बदलाव होने चाहिए। और उस दिन ये तय हुआ था कि जो अगली सीडब्ल्यूसी यानी चिंतन शिविर से पहले जो सीडब्ल्यूसी बुलाई जाएगी उसके पहले होगा। तो आप कह सकते हैं ये एक ऑपरेशन है कांग्रेस पार्टी का। 5 जो अध्यक्ष हैं उनसे इस्तीफा मांग लिया गया है और आने वाले समय में सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहेगी बात, बड़े बदलाव कांग्रेस संगठन में देखने को मिलेंगे अगले चिंतन शिविर से पहले। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। तो अब आगे आने वाले समय में भी कुछ और बड़े फैसले भी हो सकते हैं जो देखने को मिलेगा, और सीडब्ल्यूसी से पहले ये और कुछ अहम फैसले लिए जाएंगे। देखिए, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी ट्वीट किया हुआ है, और जाहिर है कि अब कांग्रेस के अंदर ये जो बड़े फैसले हैं वो लिए जा रहे हैं, क्योंकि स्टेट प्रेसिडेंट से अभी इस्तीफे मांगे गए हैं, और अभी सीडब्ल्यूसी की मीटिंग से पहले कुछ और फैसले भी अहम ऐसे हैं जो कि हो सकते हैं। जानकारी सामने आ रही है, 5 प्रदेश अध्यक्षों से फिलहाल अभी इस्तीफा मांगा गया है। सोनिया गांधी की तरफ से इस्तीफा मांगा गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू से भी इस्तीफा देने को कहा गया है। तो 5 राज्यों में हार के बाद कांग्रेस की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। बड़ी जानकारी है, कांग्रेस की तरफ से इस बड़े फैसले को लिया गया, यह अहम जानकारी, जिसमें 5 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों से इस्तीफा मांग लिया गया है। चुनाव हारने वाले राज्यों में कांग्रेस अध्यक्षों से इस्तीफे की डिमांड हुई है। तो इसी बड़ी खबर के साथ चर्चा में एक बार फिर से वापस लौटेंगे। योगी 2.0 कैसा रहने वाला है, कौन से चेहरे शामिल होंगे, इस पर चर्चा है। लेकिन इस बीच चूंकि ये बड़ी जानकारी है, इसलिए मैं सीधे मलिक जावेद अंसारी जी आपका रुख करता हूं। 5 स्टेट के प्रेसिडेंट से अभी इस्तीफा मांगा गया, उसमें प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू का भी नाम है। जाहिर बात है प्रदर्शन जैसा रहा, कैसे इसको देखा जाए? बहुत बड़े स्तर पे बदलाव होंगे कांग्रेस में, और नए स्तर की कांग्रेस आपको उत्तर प्रदेश में भी दिखेगी और पूरे देश में भी दिखेगी। लेकिन आप कैबिनेट पर बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, तो मैं कहना चाहूंगा एक उप मुख्यमंत्री आ रहे हैं और 10 मंत्री आ रहे हैं। तो योगी जी के लिए इतना आसान नहीं होगा इस बार उत्तर प्रदेश, क्योंकि आज ही जो महंगाई के आंकड़े आए हैं, थोक जो महंगाई है दर उसकी 13% आंकड़े आए हैं, और 6.0% जो थी वो खुदरा महंगाई दर हो गई है। और 2-4 दिन में आप खबर देख लेना, पेट्रोल के प्राइस बढ़ने वाले हैं। तो आसान नहीं होगा उत्तर प्रदेश की भी सरकार के लिए। जो इन्होंने वादे किए हैं विपक्ष के तौर पर, हम पूरे उत्तर प्रदेश में गांव से लेके जिले से लेके लखनऊ तक। लेकिन मलिक जावेद अंसारी जी, मुझे ये बताइए कि आपने अपनी समीक्षा अभी फिलहाल हार के बाद की है कि क्या वजह रही, क्योंकि ये मुद्दे जो आज आप मुझे यहाँ पर बिना रहे हैं या बता रहे हैं, ये तो आप पहले भी कह रहे थे। न जाने कितनी चर्चा में आप मेरे साथ बैठे हैं, जनता ने तो आप पर भरोसा नहीं कि आज फिर आप वही बता रहे हैं। लेकिन जनता के साथ कनेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है, और स्थिति क्यों है कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्षों से इस्तीफा मांगा जा रहा है, अजय कुमार लल्लू से इस्तीफा मांगा गया? वजह इसकी बताइए, आकलन किया है आप लोगों ने कि जनता से कनेक्शन क्यों नहीं हुआ 32 साल के बाद भी? चल रहा है, वो निरंतर है, चलता रहेगा, चीजें बदलाव होती जाएंगी। एक दिन में सारे फैसले नहीं लिए जाएंगे, वो अगले 2-3 महीने 4 महीने तक आपको निरंतर चीजें दिखेंगी। लेकिन मैं वही कह रहा हूं बार बार, आज भी मुद्दे वही है, भले ही भाजपा जीत गई हो, सरकार बना ली हो, आज भी मुद्दे वही है, बेरोजगारी है, महंगाई है, आज भी वही मुद्दे हैं, कोई मुद्दे बदले नहीं है। भाजपा जीती जरूर है, इनके 10 मंत्री क्यों आ रहे, मेरा ये सवाल है। उप मुख्यमंत्री क्यों आ रहे? जिस दिन काउंटिंग हो रही थी, उप मुख्यमंत्री कह रहे थे जनता जीत रही है और गुंडागर्दी हार रही है, खुद हार गए। दूसरों को गुंडागर्दी कहने वाले खुद हार रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि कांग्रेस, आयुष जी, एक नए रूप में आपको उत्तर प्रदेश में दिखेगी। भले ही हमारे विधायक 2 आए हैं, लेकिन आपको हर मोर्चे पे कांग्रेस ही दिखेगी अगले 5 साल, मैं आपसे वादा कर सकता हूं। चलिए, विकास जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास जी, पहले तो एक तो योगी 2.0 को लेकर के जो चर्चाएं हैं उस पर एक रिएक्शन, और साथ ही साथ जो सवाल यहां पर लगातार उठ रहे हैं, खासतौर से ये कि इस बार जो मंत्रिमंडल है उसके अंदर जो चेहरे आने वाले हैं, योगी जी को क्या फ्री हैंड रहेगा, ये भी सवाल बहुत ज्यादा इस समय चर्चा का विषय। रिएक्शन में आपका चाहूंगा इसके ऊपर। देखिए, जहां तक मेरा ये कहना है, योगी जी का जो पहला कार्यकाल रहा, सर्वोत्तम कार्यकाल रहा। प्रदेश गुंडागर्दी से परेशान, जगह जगह माफिया हावी थे, सुरक्षा नाम की चीज नहीं थी, बहन बेटी माताएं, लोगों का प्लॉट सुरक्षित नहीं था, खुलेआम नारे लगते थे, खाली प्लॉट हमारा है, और गुंडागर्दी होती थी। योगी जी ने इस पर नियंत्रण किया, प्रभावी रूप से नियंत्रण किया है। और जो दूसरा कार्यकाल योगी जी का रहा, ये जितने भी अपराधी हैं जो सिर उठा रहे थे, जो धमकियां दे रहे थे, हम जब लौट के आएंगे ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, सारा का सारा उनका धरा रहे थे। कानून व्यवस्था और प्रभावी होगी। और जहां तक बात आ रही है मंत्रिमंडल में फ्री हैंड योगी जी का पहले भी था, मंत्रिमंडल में योगी जी का फ्री हैंड आज भी है। और हमारा ऐसा मानना, वर्तमान में तो योगी जी कार्यवाहक हैं,
और जल्द ही शपथ लेंगे। और शपथ लेने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक मैसेज जाएगा कि आजादी से लेकर और अब तक जितनी भी सरकारें आई हैं, जिसमें कल्याण सिंह जी की जो शुरुआत हुई थी, जिसमें ये हुआ था गुंडे यूपी की सीमाएं छोड़ गए थे, वही परंपरा फिर लौट कर आई। पिछले 5 साल के अंदर गुंडे या तो जेल में हैं या उत्तर प्रदेश के बाहर हैं, वही इस कार्यकाल में भी रहेगा, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, लेकिन विकास जी ये बताइए कि कोई 2 डिप्टी सीएम या फिर 3 डिप्टी सीएम, इसको लेकर के बहुत चर्चा है इस समय। इस विषय में आप क्या बता सकते हैं कि आप 2 डिप्टी सीएम रहने वाले हैं, इसके अलावा जो आपके सहयोगी हैं उनको किस तरह से आप लोग अपने साथ लेकर के चलेंगे? क्योंकि निषाद पार्टी की तरफ से भी बहुत तरह की बातें अभी हम लोग देख रहे हैं, सोशल प्लेटफॉर्म पे भी बहुत कुछ लिखा जा रहा है उनकी तरफ से भी, अनुप्रिया पटेल को लेकर के भी कई तरह की मेरा चीजें कहना हैं। ये सहयोगी क्या दल हमारे सबको जितने लेकर भी के चल उनके- पाएंगे? क्योंकि ये प्रश्न भी बहुत बड़ा है। सहयोगी दल के लोगों के मान सम्मान में कहीं किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं होगी, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको आश्वासन देता हूँ, भरोसा दिलाता हूँ। जो मान सम्मान उन्हें मिला उससे ज्यादा मान सम्मान इस बार। रोहित अग्रवाल जी, अब मैं आपके पास आता हूं, चूंकि इससे पहले भी मैं आपसे चर्चा कर रहा था, चूंकि सवाल ये है, क्योंकि अभी अशोक जी ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ विषय ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का है, ये पूरे प्रदेश का विषय है, इसलिए आप लोगों का भी इस पर निगाहें हैं कि किसको प्रतिनिधित्व मिल रहा है, किसको साथ लेकर चल रहे हैं या फिर नहीं। कैसे देख रहे हैं आप इसको? आपका भी रिएक्शन मैं इसके ऊपर चाहूंगा। देखिए, पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल विषय है, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। योगी जी दिल्ली गए लिस्ट लेने मंत्रियों की, वो लिस्ट उनको मिल जाएगी, वो लिस्ट लेके वो आएंगे और उसके बाद उसको शपथ ग्रहण करवाएंगे। तो मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी का अपना विषय है, इससे हमारा कोई सरोकार नहीं। कहना चाहेंगे, ये जो डिप्टी सीएम की बैसाखी लेके घूमती है भारतीय जनता पार्टी, ये बैसाखी से मुक्ति देना चाहिए प्रदेश को, क्योंकि डिप्टी सीएम सिर्फ और सिर्फ एक डमी होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। क्योंकि अब आप एक मंत्री मंत्रालय उसको देते ही हैं, वो मंत्री बना के उसको मंत्रालय दीजिए। तो अभी जो डिप्टी सीएम की बैसाखियां लेके आप घूमना चाहते हैं या घूम रहे हैं, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश को इस बैसाखियों की जरूरत नहीं है। और एक सशक्त बैसाखी की जरूरत तो आपको थी ना चुनाव में। हमें तो जरूरत नहीं थी भाई, हमें तो कोई जरूरत किसी तरीके की नहीं थी। हम तो जनता के बीच में जनता के मुद्दे लेके गए थे और जनता ने हमें एक जनता ने अपना मैंडेट दिया, मुद्दों पे जनता ने मैंडेट अपना दिया और प्रदेश में योगी जी की सरकार लौटकर दोबारा आई। मैंडेट दिया, बिल्कुल मैंडेट दिया, 325 सीटों और से आपको 273 पे लाके फेंक दिया। और स्वीकार और करना आपका चाहिए जो आपके लिए ग्राफ कि है, जनता आपका ने पुनः डेवलपमेंट का ग्राफ है, वो डेवलपमेंट का ग्राफ आपका गिरा है। जनता ने बिल्कुल मैंडेट दिया, आपके मोदी, योगी और अमित शाह जी गली गली पर्चा बांट रहे थे, उसके बावजूद जो है आपको विकास जी सुन लीजिए, अब चुनाव, विकास जी सुन लीजिए, चुनाव हो चुका है, खत्म हो गया है। सुन लीजिए। अशोक भाई एक मिनट अशोक भाई, नहीं बात वो नहीं है चुनाव ये खत्म तो हो गया। हमेशा एक बात मैं चुनावी आपको मोड में रहते हैं, बताना तो चाहता 2024 वाले हूं, मोड में आ भारतीय गए। जनता पार्टी तो कभी चुनाव की तैयारी करती नहीं है। हाँ, भारतीय नहीं, जनता हम तो पार्टी चुनावी सिर्फ लड़ने के लिए पार्टी नेशन बनाई फर्स्ट, नेशन तीन फर्स्ट महीने और मोदी जी ने घर में उसका मोदी उद्देश्य जी जन सरोकार मोदी कब था? जी हुए, योगी भारतीय जी जनता हुए, पार्टी का भाजपा जन का सरोकार छोटे से कभी छोटा था ही कार्यकर्ता नहीं। क्यों ना भाई हो। विकास शर्मा जी डिबेट को बिगाड़ते हैं, अपना सांस्कृतिक बिगाड़ना हम भी जानते हैं, बिगाड़ना हम भी जानते हैं। ए, विकास शर्मा जी देखिए, बोलने दीजिए रोहित जी को। रोहित जी बहुत बढ़िया, हमसे भी अच्छी बात करते हैं, ये आप इन्हें बोलने दीजिएगा। गठबंधन है आपका, बात सुन लीजिए, नहीं गठबंधन था, अब कल की बात है, लेकिन एक नैतिक बात है, ये नैतिक बात। आज 7 भाई 2 पत्रकार बैठे हुए हैं, इन पर भी असर पड़ता है कौन पार्टी की प्रतिपक्षता किस तरह का है। आपको अच्छी तरह बोलना चाहिए, सम्मान से बोलिए, हम भी आपका सुनेगा, हमारी सुनिए। सरकार तो आपको बनी हुई है, बधाई आपको। तो आज मेरी बातें सुन लीजिए आप। हाँ रोहित जी, आज आप बड़े स्मार्ट लग रहे हैं, हमने पहचान नहीं पाया। रोहित जी बोलिए। मुझे लगता है पूर्ण बहुमत की सुनेंगे। सरकार आई है। हाँ नहीं बिल्कुल अशोक जी धन्यवाद। और मुझे लगता है विकास जी अब तो थोड़े से सहनशील हो जाइए, थोड़ा सा मैच्योर हो जाइए, और अब तो कम से कम विपक्ष की बात सुन लीजिए भाई। आपने 5 साल तक मुझे लगता है मन की बात जिम्मेदारी है, है ना, आपने 5 साल तक मन की बात सुनाई, अब कम से कम हमारे भी मन की बात सुन लीजिए भाई। विपक्ष का काम होता है, चलिए मन के साथ साथ जन की बात भी सुने, बहुत अच्छा होगा। रमेश ठाकुर जी आपके पास आता हूं। देखिए 2 चीजें अभी हुई, एक तो अभी हम लोगों ने देखा रमेश जी, एक तो कांग्रेस की तरफ से जो बड़ा फैसला लिया गया, एक टिप्पणी मैं आपकी उस पर चाहूंगा, और दूसरा फिर से हम वहीं पर आते हैं, चूंकि अगर डिप्टी सीएम या इन सारी चीजों से प्रतिनिधित्व तय हो रहा है, तो क्या आपको लगता है कि योगी जी को लेकर के इस समय जो सवाल है कि क्या उनको फ्री हैंड मिल पाएगा? 3 डिप्टी सीएम अगर हो जाते हैं तो फिर उसके बाद क्या स्वरूप रहेगा? ये जो चर्चाएं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? रिएक्शन आपका। और कांग्रेस पार्टी में अभी जो ये खबर आई कि 5 राज्यों के कांग्रेस स्टेट प्रेसिडेंट से इस्तीफा मांगा गया, इसको आप किस तरह से देखेंगे? देखिए आयुष जी, 2 सवाल आपने कि पहले कांग्रेस पे आते हैं। कांग्रेस ने जिस तरीके से इस बार परफॉर्मेंस किया, ठीक वो अलग बात है कि इनकी सीटें ज्यादा नहीं है, लेकिन इन्होंने एक मैसेज छोड़ा, लोगों तक, जन जन तक उनका मैसेज पहुंचा। ये आप चाहे कह लो कि प्रियंका गांधी खुद मैदान पे आई, बहुत सक्रिय के साथ में उन्होंने चुनाव लड़ा, ठीक है, उनका वोट प्रतिशत या कुछ भी कह लो कि नहीं ज्यादा बढ़ा, लेकिन एक मैसेज और एक उनकी मौजूदगी उनकी इस बार दिखाई दी।
दूसरी बात है, जब उनका अब इस्तीफा लेने की बात कही जा रही है पांचों राज्यों में, ये अक्सर होता है। चाहे भारतीय जनता पार्टी भी अगर कहीं हारती है, कहीं भी अगर हम पूर्व इतिहास देखें तो ये होता है, हर पार्टियों में होता आया है कि संगठन में बदलाव होगा और नेताओं, जो मौजूदा नेता थे जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, उनको बदला जाता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, रूटीन प्रक्रिया है। अब बात आ जाती है कि फ्री हैंड की, कि योगी जी को फ्री हैंड मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। अगर हम बीता हुआ कार्यकाल देखें तो उसमें भी उन्होंने फ्री हैंड काम करा था। अब पैरेलल जब दो डिप्टी सीएम थे, अगर गौर करें, हालांकि पॉलिटिकल कोई पार्टी वाला कोई नहीं बताएगा, लेकिन ऐसे अगर आप हम लोग सही से एनालिसिस करें तो दोनों डिप्टी सीएम की जो एक कार्यशैली होनी चाहिए, जो अलग लीग से हटके कोई काम करना चाहिए, वो हमें ऐसा दिखाई नहीं दिया। तो इसलिए मुझे जहां तक लगता है कि 2 या 3 की बात कही जा रही है, उनकी पारदर्शिता है नहीं, ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर सिंगल फ्रेम में अगर कोई सीएम आके काम करता है तो मुझे लग रहा है वो खुल के बैटिंग करता है, उनको ज्यादा जरूरत नहीं है। अब इस समय क्या है, क्योंकि जाट बाहुल के भी एक प्रतिनिधित्व चाहिए और दूसरे 3-4 ऐसे जो संगठन है उनको अपना प्रतिनिधित्व चाहिए होगा। ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है नुकसान देगा और ये कहीं ना कहीं खलबली मचाएगा आखिर तक जब इनका वो सरकार चलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इस बार जो वादों की जो छड़ी लगाई है इस बार भारतीय जनता पार्टी ने, जैसे कि 14 दिन में गन्ने का भुगतान पूरा होगा या ऐसे बिंदुवार तरीके से और कई सारे ऐसे जो वादे हैं, मुझे लग रहा है यहाँ सरकार फंसेगी, यहाँ पार्टी फंसेगी। ये ऐसे मुद्दे हैं और ऐसे वादे हैं जो इनको पूरा करना इतना आसान नहीं होगा। जब ऐसा नहीं होगा तो मुझे लग रहा है रोहित भाई जैसे ये तो तमतमाए लट लिए बैठे हुए, इनको जैसी मौका मिलेगा, क्योंकि मेरी तो अभी किसी और चैनल पे बात हो रही थी तो एक कांग्रेस के प्रवक्ता यही कह रहे थे कि हम तो 14 दिन का इंतजार कर रहे हैं, अगर 14 दिन में गन्ने का भुगतान नहीं होता फिर हम इनको बताएंगे रोड पे आके। तो ये ऐसी स्थितियां मुझे लग रहा बनने वाली हैं। लेकिन इस बार का जो परिदृश्य जो दिखाई दे रहा है, जो माहौल दिखाई दे रहा है, मुझे लग रहा बाबा जी के तेवर जो है वो कुछ थोड़ा सा अलग दिखाई दे रहे हैं। उनकी जो सर्दी गर्मी जो शिमला की जो सारी बातें गई थी, मुझे लग रहा उसका असर मुझे लगा इस बार देखने को मिलेगा और फ्री हैंडली वो काम करने के लिए मन बना चुके हैं। हो सकता है दिनेश शर्मा जी को ड्रॉप किया जाए और केशव जी को चुनाव हार गए हैं, हारने के बाद में कोई भी बड़ा नेता हो एक थोड़ा सा डेमोलाइज होता है, उनका एक कद जो है। हालांकि ये पार्टी कभी नहीं कहेगी कि केशव प्रसाद मौर्य का कद कमजोर हो गया, लेकिन अंदर खान में उनकी जो विरोधी पार्टी के लोग जो थे उनको एक बहुत अच्छा मौका मिल गया है। अभी कोई कह रहा है कि राज्यसभा मेंबर बना के उनको भेज दिया जाए, तो वो राज्यसभा के लिए वो नहीं मानेंगे, क्योंकि जब लोकसभा सांसद खुद रह चुके हैं। हाँ, अगर उनको मंत्री बना के अगर बुलाया जाता है मंत्रिमंडल में, केंद्र में, तो हो सकता है वो माने। मुझे लग रहा है इन बातों को लेके अंदर खाने भारतीय जनता पार्टी में एक विद्रोह की एक जो आग है, मुझे लग रहा वो उठ सकती है इसमें। बिल्कुल। संजय राणा जी, आप भी इसी तरह से इसको देख रहे हैं क्या? देखिए, ऐसा है कि अपने मित्र हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार जी काफ़ी कुछ बताए। देखिए, ऐसा है कि जब कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं आयुष जी, और 5 प्रदेशों के अध्यक्षों से इस्तीफा ले रहे हैं, तो अगर चुनाव एमपी का चुनाव हारे थे तो राहुल गांधी सोनिया गांधी से क्यों नहीं ले? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस के अंदर संगठनात्मक जो संगठन है वो बहुत कमजोर और लचर हो चुका है, उसको बनाने की जरूरत है। ये प्रदेश अध्यक्ष या किसी को चेंज कर देने से कुछ नहीं होगा, इसमें क्या है, आपको जान भरने की जरूरत होगी। जान कौन भरता है? वो लीडर भरता है। जब लीडर ही नहीं है सही, तो आप किसी भी को ले आए, किसी को भी हटा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लीजिए जैसे इन्होंने कहा मुद्दा, नो डाउट मुद्दा, लेकिन भैया क्या हो, तो 6 महीने पहले आकर कोई मुद्दा लेके आप आ जाओगे, बोलोगे उस पर बैटिंग करेंगे, उस पर कुछ नहीं होता। आपको अगर चुनाव लड़ना है, आपकी लोगों की समस्याएं को सुनना है, तो आपको प्रत्येक दिन ग्राउंड पे रहना होगा, प्रत्येक दिन अपना एक कम्युनिकेशन बनाए रखना होगा। ऐसा नहीं है कि चुनाव हुए और आप एयर कंडीशन जाके बैठ गए। आप एयर कंडीशन बैठोगे, चुनाव नहीं लड़ सकते हो। नंबर 1। नंबर 2, देखिए, आप बात कर रहे थे, लोग महंगाई की बात कर रहे थे, लोग बात कर रहे थे बेरोजगारी की। देखिए, ऐसा है, महंगाई बेरोजगारी हमारे तक मुझे लग रहा कोई किसी पार्टी का नेता आपको ग्राउंड पे दिखाई नहीं देगा। नहीं, मैं बात देखिए, अभी मैं बताता हूं ग्राउंड पे पत्रकार महोदय क्यों नहीं दिखाई देता है, दिखाई देता और क्यों नहीं दिखाई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, सर लेट मी फिनिश देन यू कैन टॉक, ठीक है? आपकी बात में मैंने बीच में नहीं बोला, सुन लीजिए।
भारतीय जनता पार्टी का कार्य करने का तरीका बिल्कुल अलग है। जैसे कई लोगों ने बोला कि मंत्रियों को पावर नहीं जाती है, जैसे कॉर्पोरेट कंपनी काम करती वैसे ही भारतीय जनता पार्टी काम करती। हर आदमी का अपना रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइंड है, वो अपनी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वाह करते हुए आगे बढ़ता है और अपना कंट्रीब्यूशन देता है। रहा कि मुख्यमंत्री 2 होंगे या 3 होंगे 4 होंगे, डजंट मैटर। जैसे क्रिकेट टीम होती है, एक कैप्टन होता है, उसके अंदर में पहले फर्स्ट डाउन होता है, सेकंड डाउन होता है, ऐसे 11 लोगों की टीम होती है। वैसे ही एक मंत्रिमंडल 11 लोगों का समूह है और हर आदमी की आदमी का रोल और मंत्री का रोल डिफाइंड होगा। हाँ, उत्तर प्रदेश में थोड़ा जातिगत समीकरण है, कुछ चीजें इधर से उधर मैनेज करनी पड़ती है, लेकिन आपने देखा होगा 2014 के बाद से ही जातिगत समीकरण चेंज हो गए। हमारे मित्र बैठे हुए हैं आरएलडी के, हमारे काफी डिबेट में इनके साथ हमारी बहस होती रहती है। अगर जातिगत समीकरण हो रहा था, आपने बोला था कि उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो क्लीन स्वीप मार रही समाजवादी पार्टी, देखा आपने क्या हुआ। देखिए ऐसा है कि कह देने से, हवा बना देने से चीजें नहीं हो जाती है। बहुत जरूरी है आयुष जी, ग्राउंड की रियलिटी को समझना, मतदाता के दिमाग को पढ़ना और जमीनी हकीकत को जानना, ये चीजें बहुत जरूरी होती है जब आप चुनाव लड़ते हैं। अब देखिए अखिलेश यादव जी परिपक्व नेता है, उनका बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन अभी उन्होंने क्या किया, चुनाव हार गए। देखिए हार और जीत होती रहती है, हम ये तो कहेंगे इसको दूसरे ढंग से देखते हैं। चलो उन्होंने कोशिश की और 122 सीट पा गए, ये एक अच्छा काम था। उनको प्रदेश में रहना चाहिए था, प्रदेश में 2024 की तैयारी करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने क्या किया कि चाचा जी को सौंप करके वो दिल्ली की राजनीति कर रहे हैं। जैसे ही आप अपने रूट से हटते हो तो आप कमजोर हो जाते हो, और आपको अगर रूट पे रहोगे तभी आप उस पर कुछ काम कर पाओगे, तभी संगठन मजबूत होता है, तभी पार्टी मजबूत होती है, तभी लोग आपसे जुड़ते हैं। और महंगाई की बात है, देखिए महंगाई का मुद्दे को विपक्षियों को उठाना चाहिए। हम तो बड़ा अच्छा लगा कि भाइयों ने बोला 14 दिन में भुगतान। अगर 14 दिन में भुगतान नहीं होता है तो हम कहते हैं प्रधानमंत्री का बंगला घेरना चाहिए। हम तो कहते हैं प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का बंगला घेरना चाहिए कि भैया भुगतान क्यों नहीं हो रहा। लेकिन हमें अपने गिरबान में भी झांक के देखना चाहिए, जब हम सत्ता में थे तो हम कैसे कैसे काम कर रहे थे। भैया जब हम समाजवादी पार्टी सत्ता में थी 95,000 करोड़ रुपए दिया था, वो भी 2015 तक, 2016-17 का पेमेंट नहीं हुआ था। तो ये सब चीजों में जाकर के फायदा नहीं है। हमें देखना है कि प्रदेश का विकास कैसे होगा, प्रदेश विकास करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप उठाने पड़ेंगे। और अगर जागरूक विपक्ष होता है, जन शक्तिशाली विपक्ष होता है, तो सरकार भी उससे डरती है। आप हम लोग पैदा नहीं हुए तो देख लीजिएगा, जो जेपी आंदोलन था, विपक्ष बड़ा मजबूत हुआ करता था, इंदिरा गांधी भी डरती थी उनसे। तो हम तो चाहते हैं विपक्ष मजबूत हो। अगर विपक्ष मजबूत होगा तो अपनी पॉइंट को रख पाएगा और समाज सबके लिए अच्छा होगा, प्रदेश के लिए अच्छा होगा और हम सब के लिए अच्छा होगा। चलिए अशोक जी, विपक्ष को मजबूत होना और मुद्दों को बराबर उठाते रहना, ग्राउंड से कहीं टच टूटने ना पाए, बहुत जरूरी है। देखिए समाजवादी पार्टी का तो जो बेसिक नेचर है वो शुरू से संघर्षशील रहा है। मुलायम सिंह जी ने, आप समझिए कि उन्होंने 1975 में जेल गए थे, उसके बाद से लगातार उनका क्रम रहा है संघर्ष करने का, सड़कों पे संघर्ष करने का। मुलायम सिंह जी प्रतीक रहे पूरे देश के अंदर। उन्होंने पूरे देश को दिशा दी थी कि किस तरह सड़कों पे आकर ना मारेंगे ना मानेंगे, दोनों बातें देखी थी। गांधी भाई तरीके से उन्होंने आंदोलन किए और देश के बड़े नेता बने, 4 बार 5 बार सत्ता में रहे। तो वो रास्ता अख्तियार रखेंगे हम लोग। 14 दिन की बात है, हमको भी मालूम है अगर भुगतान नहीं होता, देखिए उनका संदेश आ गया है, तैयार रहिए, 24 की तैयारी करिए। और बिल्कुल मन में अभी उनका मैसेज हम लोगों को मिला है, आप दिल दिमाग से मत हारिए। आज आप 3 गुने हो चुके हैं। हमारे प्रवक्ता बैठे हैं, हमारे रोहित जी, उन्होंने एक बात अभी कही थी कि हमारा मुद्दा नहीं, देखिए मुद्दा कुछ ना कुछ होता है। आज प्रदेश का, अरे सुनिए आवाज गड़बड़ कैसी आ रही है। ये जो मुख्यमंत्री वाली बात है, जो डिप्टी सीएम वाली बात है, ये डिप्टी सीएम की ताकत, अगर मुख्यमंत्री की ताकत 100 है तो कम से कम 15 होनी चाहिए। अभी जब गोरखपुर का कार्यक्रम था, जब ये केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे थे तो एक स्टूल डाल दिया डीएम ने। मैं समझता हूं डिप्टी सीएम के लिए एक स्टूल का डाला जाना, पूरे प्रदेश में लोगों ने कहा था स्टूल मंत्री, उनका इतना अपमान हुआ था, उसी अपमान का बदला श्रावस्तों को लोगों ने लिया है। दूसरी बात, अभी मैनपुरी में एक रोहित यादव नाम के लड़के को जय श्री राम के नारे लगा के जिस तरह मारा गया, पीटा गया है, जिस तरह उसके सीने पर लगातार जब लिए हैं, लगातार नारा लगाते जय श्री राम, उसको मार डाला है। सबने देखा देश के अंदर। लेकिन वो अभी सरकार बनने के मात्र 3 दिन हुए हैं, तो 3 दिन में ये सारे क्रियाकलाप शुरू हो गए हैं। तो हमें बहुत उम्मीद इनसे नहीं है। ये क्यों जीते हैं, हम ज्यादा बातें मंच पे आपसे नहीं करेंगे, अगली बार फिर बोलेंगे।
बहुत से पर्दे के पीछे की बातें रही हैं जिससे सत्ता में आ गए ये लोग। चलिए मलिक जावेद सच बात अंसारी ये जी, कि- मलिक जावेद अंसारी जी, तो कि ये बात भी यहाँ पर कही गई कि देखिए सिर्फ एयर कंडीशन कमरे में बैठ के या फिर इस्तीफा मांग लेने भर से ही कांग्रेस की इतिश्री नहीं होगी, ग्राउंड पर आप लोगों को भी लगना होगा, क्योंकि जो मोमेंटम आप लोगों ने बनाया है उसमें कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। मलिक जावेद अंसारी जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, शायद मुझे लग रहा है कुछ तकनीकी समस्या, मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। रोहित जी आपके पास भी आता हूं मैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जो सवाल आप लोग उठा रहे हैं उसको लगातार बनाए रखना बहुत जरूरी है। आयुष जी, या तो मलिक जी को चुप कराइए या तो मलिक जी से वार्ता कर लीजिए। तो नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए विपक्ष जगह पे मजबूत हुआ है, और कहीं ना कहीं चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय लोकदल हो, चाहे हमारी सुभाषपा हो, वो भी हमारे सहयोगी दल थे, सब जो है कहीं ना कहीं मजबूत हुए। देखिए पहले हम सड़कों पे आंदोलन कर रहे थे, जनता की सवाल उठा रहे थे, अब हम सदन में भी जनता के सवाल उठाएंगे। मुझे लगता है विकास जी के यहाँ से बैकग्राउंड से काफी आवाज आ रही है। विकास जी अपना माइक फॉरवर्ड कर दूं तो मैं अपनी बात रखूं। तो देखिए जिस तरीके चलिए से रोहित जी, मुझे मेरे पास समय भी नहीं, मुझे कार्यक्रम को वाइंड अप करने के लिए कहा जा रहा है। शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने समय निकाला, चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि ये अपना विषय है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन निगाहें इस बात पर भी टिकी हुई हैं कि इस बार योगी 2.0 किस तरह का रहने वाला है, क्योंकि इसको लेकर के चर्चाएं बहुत है। लेकिन अब इस चर्चा पे विराम तभी लगेगा जब ऑफिशियल इसका अनाउंसमेंट किया जाएगा, यानी कि शपथ ग्रहण का। आप लोग इंतजार करिए। आज सवाल तो बनता है, मैं मेरे साथ फिलहाल इतना है।